अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस मी एजाज नज़ीर एंड मैं क्लास 10th को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। एंड हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है, दैट इज़ प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। एंड इसी का मैं आज आपको पढ़ाऊँगा पार्ट 6। इस पार्ट 6 में हम आज पढ़ेंगे अबाउट इंडिया। एंड इसका जो पार्ट 6 का नाम भी है इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। क्योंकि इससे पहले जो पहले वाले 5 पार्ट्स थे उनमें हमने खाली पढ़ा था यूरोप के बारे में या वेस्ट के बारे में। हमने पढ़ा था कि किस तरह से वहाँ पे मतलब ये इंट्रोड्यूस हुआ प्रिंट, फिर किस किस तरह से चेंज आई। एंड अब के बाद जो भी हमारे मतलब ये टॉपिक्स होंगे या जो भी हमारे पार्ट्स होंगे इनमें हम इंडिया के बारे में अब मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। एंड क्योंकि जो इंडिया है बहुत पहले से ही हिंदुस्तान में लिखने और पढ़ने का मतलब ये शौक था। यहाँ पे बहुत सी डायनास्टीज आई, बहुत से किंग्स आए। एंड हर एक जो किंग था या हर एक जो डायनास्टी थी उसमें मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ का वो लिटरेचर लिखा गया या किताबें लिखी गई। एंड जो वो सारी किताबें थी बेटा वो हैंड रिटन थी। क्या थी वो? हैंड रिटन। उनको हाथों से लिखा गया। एंड दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोस्क्रिप्ट्स भी हम उनको कहते हैं। क्योंकि जो इंडिया था यहाँ पे मतलब बहुत सी जो लैंग्वेज आई। एंड जो मेडिवल टाइम से पहले की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मोस्टली क्या चलता था बेटा, मतलब संस्कृत चलती थी यहाँ पे। बट जब मुस्लिम्स आए इंडिया में तो उसके बाद अरबिक एंड पर्शियन भी यहाँ पे इस्तेमाल होने लगा साथ ही साथ, मतलब साइड बाय साइड। जो मुस्लिम किंग्स थे उन्होंने संस्कृत को भी इस्तेमाल किया। Like हमारे पास एग्जाम्पल है अकबर की। अकबर बादशाह ने जो भी उसके टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा वो लिटरेचर लिखा गया, बहुत सी किताबें लिखी गई, उसको उसने मतलब संस्कृत बुक्स जो है उनको उसने ट्रांसलेट किया इंटू पर्शियन। एंड आल्सो जो कुछ पर्शियन बुक्स थी उनका भी ट्रांसलेशन किसमें हुआ? संस्कृत में। एंड जो उनका वो सारा लिटरेचर था या जो उनकी वो सारी वो राइटिंग्स थी उसमें क्या था? उसमें एक वर्निकुलर लैंग्वेज हम इनको कहते हैं, जहाँ पे मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेजों का इस्तेमाल हुआ। एंड वो भी कौन सी लैंग्वेज थी बेटा? फॉरेन लैंग्वेज थी ये सारी। लाइक अरबिक था, पर्शियन था, मतलब जो लैंग्वेज उन्होंने की उन्होंने वो बाहर की वो लैंग्वेज इस्तेमाल की। अब इससे मतलब इसके बाद और एक बात ये है कि जो ये तमाम मानुस्क्रिप्ट थे इनके जिनको इन्होंने हाथों से लिखा था बेटा, ये बेस्ड ऑन था मतलब किस पे? ये या कभी पाम लीव्स पे लिखते थे या स्टोन्स पे लिखते थे या किसी और जो मतलब सॉलिड थिंग होता था जिस पे लिखने की मतलब पॉसिबिलिटी होती थी उस पे ये लिखते थे। अब इससे क्या था? इससे ये चीज़ थी, एक तो एक्सपेंसिव थी एंड दूसरी बात ये कि इनको संभाल के रखना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्योंकि अब वक़्त आने के साथ ये फिर जो इनकी एज होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। फिर ये खुद ब खुद मतलब गल जाते थे। एंड इनको फिर से फिर मतलब इस्तेमाल करने के लिए मतलब ये मतलब उस हालत में नहीं 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 रहते थे कि इनको फिर से क्या करते हम इस्तेमाल करते। एंड और एक बात, अब ये जो प्रॉब्लम थी, जो ये प्रॉब्लम थी मतलब जिससे हैंड रिटन प्रॉब्लम थी या जो डॉक्यूमेंट्स थे इंडिया में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। अब इंडिया में कहा गया कि जो ये प्रॉब्लम है इसको हम क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। जो ये सारी प्रॉब्लम है जो मतलब मानसिक जिनको हम हाथों से लिखते हैं एंड जो फॉर लॉन्ग टाइम जिनकी एज नहीं होती है, जो बहुत मतलब जल्दी-जल्दी फिर वो मतलब ख़त्म हो जाते थे। अब इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए क्या है बेटा, यहाँ पे इंडिया में भी मतलब किस तरह से ये जो मतलब ये प्रिंट टेक्नोलॉजी आई। एंड इस प्रिंट टेक्नोलॉजी की वजह से ही क्या होता है, फिर ये जो प्रॉब्लम थी इससे फिर ये बाहर आते कौन बेटा? इंडियंस। अब क्योंकि हमें पता है कि इंडिया कॉलोनी थी, बहुत सी जो मतलब फॉरेन पावर्स थे लाइक पोर्टुगीज़ थे, उनमें डच थे, उनमें डेनिश थे, उनमें एंड फिर ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ये मतलब कंपनी थी बाहर की। उनके अंडर फिर इंडिया रहा। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो पहला प्रिंट प्रेस था, जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी इंडिया में, वो कहाँ पे आई बेटा? गोवा में। ये बात याद रखना। जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी इंडिया में, वो गोवा में आई किसके साथ? जो पुर्तगीज़ मशीनरीज़ थे उनके साथ। वो आई कब? मिड 16th सेंचुरी में। जो पहली प्रिंटिंग प्रेस थी इंडिया में वो पुर्तगीज़ ने लाई यहाँ पे गोवा में। मिड 16th सेंचुरी में आई वो इधर। एंड इसमें क्या हुआ? जो ये प्रिंटिंग प्रेस थी पहले, इसमें मतलब कौन-कौन से कंटेंट्स इनमें मतलब प्रिंट किए गए? तो सबसे पहले जो है 50 बुक्स मतलब 50 बुक जो थी कुनकोनी एंड
कनाडा लैंग्वेज में लिखी गई। ये कब लिखी गई बेटा? 1674 में 50 किताबों को लिखा गया। कोंकणी एंड कनाडा लैंग्वेज में लिखा गया। एंड इसके बाद और कुछ बुक्स लिखी गई, मतलब तमिल बुक्स भी लिखी गई। कैथोलिक जो प्रीस्ट थे, कैथोलिक प्रीस्ट, उन्होंने 1579 में उन्होंने किताबें लिखी, जो तमिल बुक्स थी, कि उन्होंने उनको उनको लिखा बेटा, जो कैथोलिक प्रीस्ट थे। साथ ही साथ जो मतलब इंडिया में अगर हम देखेंगे कि सबसे पहला जो मतलब यहाँ पे मतलब कंटेंट था, जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया, उस कंटेंट में क्या आता है? उसमें आता है 32 तमिल टेक्स्ट बुक्स। उसमें आती है 32 या 32 मतलब तमिल टेक्स्ट बुक्स आती है, जिनको किसने लिखा था? डच प्रोटेस्टेंट्स ने। कब लिखा था बेटा? 1710 में। ये बात याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं एग्जाम में। जो 32 तमिल टेक्स्ट बुक्स थी, वो यहाँ पे सबसे पहले लिखी गई। वो यहाँ पे सबसे पहले लिखी गई। किन्होंने उनको उनको लिखा? जो यहाँ पे कौन आए थे? डच मतलब प्रोटेस्टेंट्स थे। उन्होंने उनको लिखा था 1710 में। एंड इसके बाद मलयालम बुक्स लिखी गई 1713 में। कौन बेटा? मलयालम बुक्स कब लिखी गई? 1713 में मलयालम बुक्स लिखी गई। एंड अब जब जो इंग्लिश प्रिंटिंग थी, इंग्लिश प्रिंटिंग कब हुई यहाँ पे स्टार्ट? लेट 17th सेंचुरी में इंडिया में इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। कब बेटा? इंग्लिश प्रिंटिंग जो है वो इंडिया में लेट 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। तो इसमें हमें ये देखना है कि सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या यहाँ पे प्रिंट की। तो यहाँ पे इस बात को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। जो बंगाली गेज़ट था, इसको 1780 में लिखा गया एक पेपर था। ये बंगाली गेज़ट वाज पेपर। इसको कब मतलब लिखा गया या प्रिंट किया गया? 1780s में। किसने? एडिटेड बाय जेम्स ऑगस्टस हैकी ने इसको क्या लिखा, या इसको इस पेपर को इसने एडिट किया। कब? 1780 में। किसको? बंगाली गेज़ट पहला पेपर था इंडिया का, जिसको 1780 में एडिट किसने किया? जेम्स ऑगस्टस हैकी ने। एंड इसमें मतलब जो जेम्स ऑगस्टस हैकी था, इसने कहा था कि ये एक इंडिपेंडेंट पेपर है। ये एक इंडिपेंडेंट पेपर है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, मतलब किन किन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी इस पेपर में, जो बंगाली गेज़र था, जिसको किसने लिखा था? जेम्स ऑगस्टस हैकी ने इसको लिखा था। इसमें सबसे पहला बात ये था कि इसमें एडवर्टाइजमेंट्स होते थे। इसमें एडवर्टाइज होते थे किन के रिलेटेड? सेल एंड परचेज जो था स्लेव्स का। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या जो भी कोई बाहर की कंपनी थी, उनको किसकी नीड थी यहाँ पे? स्लेव्स की, या लेबरर्स की, या वर्कर्स की। तो जो ये पेपर था इसका मतलब बंगाली गेज़ट, इसमें सेल एंड परचेज ऑफ स्लेव्स के बारे में होता था। एंड गॉसिप्स अबाउट दिस जो कंपनी ऑफिसर्स थे, उनके बारे में, जो कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके बारे में क्या था? इस पे मतलब बातचीत होती थी। लेटर ऑन जो गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग, इसने क्या किया? इसने इस पे मतलब इसने हैकी को कहा कि आप जो आपका ये मतलब पेपर है, आप इसका जो कंटेंट है आप इसको चेंज करो, क्योंकि इसमें आप जो मतलब गवर्नर जनरल से इनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, ये इंफॉर्मेशन लिखना आप बंद करो। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो ये पेपर था इसका, इस पेपर में फिर ये मतलब थोड़ा बहुत इस पे क्या लगा, एक सेंसरशिप जैसी लगी। क्योंकि इसमें क्या होता था? इसमें गवर्नर जनरल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी, उनके मतलब जो पर्सनल लाइफ थी। लेटर ऑन जब 18th सेंचुरी आया, 18th सेंचुरी में क्या देखा कि हिंदुस्तान में भी अब अपने अपने जो पेपर्स है वो प्रिंट हुए। वो हम पढ़ेंगे आगे, लेटर ऑन हम वो पढ़ेंगे, मतलब इसी में वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से पेपर आए। एंड उन पेपर से क्या हुआ? उन पेपर से जो हिंदुस्तान की मतलब फ्रीडम फाइट थी, उसमें उसको बूस्ट मिला। जो हिंदुस्तान के कुछ नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने अपने अलग अलग पेपर निकाले, उन्होंने अपने अलग अलग पेपर प्रिंट किए। एंड उनमें क्या होता था? उनमें ये होता था अबाउट दिस जो इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में। उनमें ये मतलब सारा वो कंटेंट होता था, उनमें उसी के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। एंड उससे फिर क्या हुआ? उससे फिर जो हिंदुस्तान की आज़ादी है, उसको मतलब एक बूस्ट मिला। तो होप कि यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह बाकी आगे वाले उससे